हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 28 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और इसमें वर्कशीट में हम समझेंगे धातु एवं अधातु और इसमें हम स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो इस टॉपिक को हम पहले वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं पर यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक बार फिर विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ कम अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं जो बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानेंगे। अगर हमें ये पता करना है कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है, तो उसको हम जान सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। कैसे? चलिए इस क्रियाकलाप से पता लगाते हैं। हमें दो बीकर लेने हैं ए और बी और इसके अंदर हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट डाल देना है। देखो कॉपर सल्फेट डाला गया है। इसके बाद क्या करना है, बीकर ए में हमने डाला जिंक और बीकर बी में डाला हमने आयरन यानी कि लोहा। और हम देखेंगे कि अब इसके बाद थोड़ी देर बाद रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या किसी भी बीकर में कोई अभिक्रिया हो रही है और अगर हो रही है तो क्या हो रही है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है कि बीकर ए में क्योंकि हमने जिंक डाला था, देखो बीकर ए में क्या था, कॉपर सल्फेट पहले से था, इसमें हमने जिंक डाला तो क्योंकि फिर फाइनली हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि जिंक कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया से हमें पता ये चलता है कि जिंक कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा अभिक्रियाशील है और इस वजह से जिंक कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है। तो जिंक और कॉपर में से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। बीकर बी में हमने देखा, यहाँ पे भी हमने कॉपर सल्फेट लिया था लेकिन यहाँ पे हमने आयरन डाला है और जैसे ऊपर अभिक्रिया हुई थी सेम वैसे ही यहाँ पे भी अभिक्रिया हुई है। आयरन ने कॉपर को अपनी जगह से हटाया और खुद आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर यहाँ से अलग हो गया। दी गई तालिका अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। इसके अनुसार यदि ऊपर यानी अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु उससे नीचे वाली धातु यानी कम अभिक्रियाशील के लवणीय विलयन में डाली जाती है तो वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है ये टेबल, ये इसमें जो हम जितना ऊपर जाएंगे धातुओं की अभिक्रियाशीलता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है गोल्ड और इसके बीच की जो धातुएं हैं वो मीडियम हैं। अब मान लो अगर हम मैं धातु का नाम लिखती हूँ, आप बताना कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील है कौन सी कम। एक है जिंक, दूसरा है कैल्शियम और तीसरा है आयरन। अब इन तीनों धातुओं में देखो कैल्शियम सबसे ऊपर है, इसका मतलब कैल्शियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। उसके बाद जिंक थोड़ा नीचे है तो उसके बाद जिंक का नंबर आता है और आयरन क्योंकि सबसे नीचे है इन तीनों में तो उसके बाद आता है आयरन का नंबर, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसका आंसर आप लोग खुद मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे जो धातु हैं वो है एल्युमिनियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कॉपर और फोर्थ यहाँ पे धातु है Ag यानी कि सिल्वर। अब इसको आप अभिक्रियाशीलता की घटते क्रम में यानी सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पहले लिखेंगे और फिर घटते क्रम में लिखकर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है और दूसरा प्रश्न है कि कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कॉपर का रंग होता है भूरा और कॉपर विलयन का रंग होता है नीला। और दूसरा प्रश्न है कि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु है इसलिए कॉपर जिंक को जिंक के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है। यानी कॉपर और जिंक में क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है और अगर हम ये अभिक्रिया कराने की कोशिश करते हैं यानी जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर को डालते हैं तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि कॉपर
कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है कि जिंक, आयरन और कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप इसको देख के इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आ ही चुका होगा कैसे करते हैं, पर फिर भी इसका आंसर मैं अभी लिख कर दिखाती हूँ आपको। चौथा प्रश्न है, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देते हैं? यानी लोहे की कील है आयरन और इसको हमने डाला कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो चलिए इसका भी हम आंसर देखते हैं कि क्या होगा। और फिफ्थ है कि हमें इस रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। तो चलिए तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। तीसरे प्रश्न में देखेंगे जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद है आयरन और कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील है। और चौथे प्रश्न में हम देखेंगे कि लोहा कॉपर को कॉपर के विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। अगर आपको इसको समीकरण के रूप में दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, Fe प्लस में CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, और फाइनली बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये हो जाएगी इसी समीकरण को अगर हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो। ठीक है, और पांचवा इसको कंप्लीट करना था तो जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।